Hi, good evening, everyone. So the primary rule of a webinar or a professional session is कि जब स्पीकर बोल रहे हो ना, तब आपको क्या करना है, अपने माइक को म्यूट रखना है। माइक को आप अनम्यूट मत कीजिएगा बीच में। इससे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड में जितना भी आवाज होगा ना, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेशन में कि आपको अपने माइक्स को म्यूट कर देना है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी सभी के माइक्स म्यूट हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि आपकी जो भी क्वेरी होगी, वो क्वेरी को आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। कोई भी क्वेरी को आप जो है माइक को अनम्यूट करके मत पूछिएगा। जितनी भी क्वेरी होंगी सेशन में आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, या आप साइड में नोट करते रहिएगा, या सेशन के बाद भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5 पे है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5 काफी सारी चीजों पे आपको आईटीसी लेने से रोकता है। पहले आपने सेक्शन नंबर 16 देखा होगा। सेक्शन नंबर 16 क्या होता है? सेक्शन नंबर 16 आपको ये बताता है कि कब कब आप आईटीसी ले सकते हो। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 आपको ये बताता है कि कौन कौन से कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी आपको आईटीसी लेने के लिए। आपने एक बार कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप ना चाहते हुए भी, मतलब आप तो चाहते ही हैं लेकिन आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तब भी आप आईटीसी ले लेते हैं। अब क्यों नहीं मिलना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वो केसेस हैं, क्या उनके पीछे लॉजिक है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हालांकि सेक्शन नंबर 16 एक में जो है क्लोज है हमारे सबसेक्शन नंबर 5 में, वो कहता है पर्सनल एक्सपेंसेस पे या पर्सनल गुड्स या सर्विसेज आपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, उस पे आपको आईटीसी नहीं लेना है। ये आपको सेक्शन नंबर 16 भी बोलता है। सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि जब भी आप कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विस या बोथ लेंगे, इनवर्ट सप्लाई जब होगी आपकी, तो आपको आईटीसी उस पर क्लेम नहीं करना है। अगर वो आपका वो कहता है आपको क्लेम करना है अगर वो आपका बिजनेस यूज के लिए है, तो वो आपको सीधा मना कर देता है कि अगर आपका पर्सनल पर्पस है तो आपको आईटीसी नहीं लेना है। लेकिन तब भी 17(5) बताता है कि आपको पर्सनल यूज के लिए आईटीसी नहीं लेना है। ऐसे और भी काफी सारे केसेस हैं जिसमें आपको सेक्शन नंबर 16 या और कोई सेक्शन आपको आईटीसी लेने से रोक देता है, लेकिन तब भी आपको 17(5) बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि अगर आपने फिर भी आईटीसी ले लिया हो तो आप इसका आईटीसी रिवर्स कर दें जीएसटीआर 3B में। रिवर्स करने का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम बचेगा तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। 3B में सेक्शन नंबर 17(5) वाले आईटीसी को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, अब क्या अमेंडमेंट आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर टाइम बचेगा तो अभी हमारा बेसिक बेसिक जो है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 17(5) क्या होता है और 17(5) में आईटीसी कौन कौन से आईटीसी को ब्लॉक किया गया है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि 17(5) क्लोजेस डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि 17(5) कहता क्या है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 16 एंड सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 18। देखो, ध्यान से सुनिए। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, भूल जाओ कुछ भी लिखा है सेक्शन नंबर 16 के सबसेक्शन नंबर 1 में या सेक्शन नंबर 18 के सबसेक्शन नंबर 1 में। ये दोनों सेक्शंस आपको आईटीसी दिलवा रहे हैं, लेकिन आपको भूल जाना है कुछ भी लिखा हो। दोनों चीजों को छोड़ दो। सेक्शन नंबर 16 तो आपको पता है, लेकिन 18 में क्या होता है? 18 आई थिंक काफी लोग अवेयर नहीं है सेक्शन नंबर 18 से। तो 18 में क्या होता है, जब आप पहले कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर थे, उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर में, या आप पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते थे फिर आप नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, या आप पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन थे आप फिर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उस पे क्या होता है, ऑन दैट डेट आपके पास जो भी एसेट्स होते हैं या जो भी इनपुट गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उस पे आप आईटीसी ले सकते हैं। तो वो सेक्शन नंबर 18 की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5 इधर हमें कह रहा है कि भूल जाओ 16 या 18 में क्या लिखा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन जो हम बातें करने जा रहे हैं, इन सब में तो आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। आप भूल जाओ 16 या 18 में क्या लिखा है इन सब गुड्स सर्विसेज या इन सब कैपिटल गुड्स के बारे में। तो कौन कौन से हमारी वो चीजें हैं, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर 11 क्लोजेस है जो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजों पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा।
कौन कौन सी पे आपको आईटीसी ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्लोज आता है वो क्लोज मोटर व्हीकल पे लगता है। तो हमें काफी सारी क्वेरीज आती हैं कि मोटर व्हीकल पे मिलेगा आईटीसी या नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी ऑडियंस है ना यहाँ पे, वो ऑडियंस सब पढ़ के आई हुई है कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 सबको पता है कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन तब भी हमें या तो रिवीजन की जरूरत है, या हमें हमने जो पढ़ा वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे आईटीसी मोटर व्हीकल पे मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी वैरायटी का मोटर व्हीकल हो, वो मिलेगा ही नहीं मिले। और आपकी कुछ क्वेरीज भी होंगी इस सेशन में आने से पहले। आप क्वेरी तो लाए ही होंगे, क्वेरी के साथ उसका आंसर भी लाए होंगे, अपने आप ही आंसर लाए हुए होंगे। अगर उसका आंसर मैंने वही दे दिया जो आप लेकर आए हैं, तो आप कहोगे वाह वाह क्या स्पीकर था, मजा आ गया, इनने तो वही आंसर दे दिया, इसने तो हमारे दिल की बात कर दी। लेकिन आप गलत हो सकते हैं। मैं अगर आपको सही चीज बताऊंगा, टेक्स्ट प्लानिंग की चीज बताऊंगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने कैसे गलत पढ़ लिया, हो ही नहीं सकता मैंने गलत पढ़ लिया। तो ये चीज आपको माइंड से निकाल देनी है कि जो मैंने पढ़ा था वो सब बिल्कुल ठीक था, जो मैं आंसर लेके आया हूँ वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इस चीज को आपको निकालनी होगी कि नहीं नहीं ठीक है, वो भी गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो ये मान के आप चलिएगा कि वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि कौन कौन यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंट है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन फुल कॉन्फिडेंट है कि किसी भी टाइप का मोटर व्हीकल हो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। बताइए। आपको लगता है आईटीसी मिलेगा ही नहीं कोई भी मोटर व्हीकल हो? अच्छा, किस किस को लगता है कि अगर मोटर व्हीकल गुड्स को कैरी करने के लिए है तो वहां पे आईटीसी मिलेगा? अगर वो गुड्स को कैरी करने के लिए है तो वहां पे आईटीसी मिलेगा? आप ही बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर वो गुड्स को कैरी करने के लिए है मोटर व्हीकल? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अभी तक मेरे पास यही आया है कि गुड्स के लिए मिलेगा। बाकी लोग कंफ्यूज है, मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो सेशन तो इसीलिए अटेंड करा है, पता चल जाएगा अपने को कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर हमें ही बताना था चैट बॉक्स में आके कि मिलेगा, तो फिर हमने सेशन ही क्यों अटेंड करा? वो भी बात आपकी ठीक है। ठीक है, इफ मोटर व्हीकल परचेज सेल के लिए किया है तो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो जो हमारा क्लोज नंबर ए होता है वो डिस्कस करता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। जब आपने ये फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन देख लिया, तो अब वो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड वाली बात तो आप इस क्लॉज में भूल जाइए। इसका मतलब अगर मेरे पास सब सेक्शन नंबर 5 में सिर्फ एक ही क्लोज है जो कहता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाले मोटर व्हीकल के लिए आईटीसी ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले के लिए ब्लॉक नहीं है, उस पर आईटीसी मिलेगा। हाँ, वो चीज हम फर्दर क्लोजेस में देखेंगे कि उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये क्लोज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात हो रही है ना, सिर्फ वहीं के लिए ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्लोज नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, इसका मतलब 13% से ऊपर जाएंगे तो आईटीसी फिर मिल गया। 13% से जैसे ही हम ऊपर गए आईटीसी हमें फिर मिल गया। 13% तक का अगर वो मोटर व्हीकल है तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट। अच्छा, अब और कौन कौन से केसेस हैं जहां पे हमें आईटीसी मिल सकता है? एक्सेप्ट when they are used for making following taxable supplies। बात को ध्यान से समझिए, टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा। नेमली वो कुछ इस प्रकार है, नीचे दिए हुए हैं ए बी और सी। कौन से? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। मान लो मारुति सुजुकी है,
मान लो दिनेश चौहान जी कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है, बाकी और किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है, ओके। मैं मारुति सुजुकी हूं। मैं मारुति सुजुकी का एक ऑथराइज शोरूम हूं। मैंने क्या कर रखा है, उस मारुति सुजुकी मैं ब्रांड से कार्स परचेज करता हूं और आगे सप्लाई करता हूं। जब मैं पीछे से परचेज करके ला रहा हूं तो उस पे मेरा जीएसटी चार्ज हुआ होगा, और आगे जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी रिटर्न्स फिल करूंगा, जब मैं अपनी जीएसटीआर 1 फिल कर रहा हूँ, तो क्या मैं आईटीसी ले सकता हूँ उसमें या नहीं ले सकता? मैं मारुति सुजुकी का ऑथराइज शोरूम हूं, बताइए मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? मैं ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे वो एक्सेप्शन में डाला हुआ है। लेकिन कंडीशन यही है कि मैं जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं वो टैक्सेबल सप्लाई हो। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है ना, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो फिर मैं नहीं ले सकता। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल सप्लाई है, तभी आप उसकी इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी ले सकते हैं। दूसरा, आप उसको यूज कर रहे हैं, यूज फॉर मेकिंग, देखो क्या था ऊपर, यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। पहला हमने डिस्कस कर लिया, यूज फॉर मेकिंग, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। दूसरा, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मान लो मैंने आज एक कार परचेज कर ली और उसको मैं एज ए टैक्सी चलाता हूं। मान लो मेरा एक बिजनेस है, एबीसी टूरिज्म। एबीसी टूरिज्म करके मेरा एक बिजनेस है, जिसमें मैं कभी पैसेंजर्स को, जो मेरे कस्टमर्स होते हैं उनको मैं नैनीताल का टूर लगवाता हूँ, कभी मैं गोवा का टूर लगवाता हूँ, कभी मैं जयपुर का टूर लगवाता हूँ, मैं टूर लेकर जाता हूँ। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए उसको यूज कर रहा हूँ। तो क्या मेरे को वहां पे आईटीसी मिलेगा उस कार का या नहीं मिलेगा? वो एक टैक्सी हुई, या वो कोई और भी मोटर व्हीकल हुआ, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसका भी आईटीसी मिलेगा। तीसरा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। आपने सुना होगा कि जो यहाँ पे होता है ड्राइविंग स्कूल, आपने देखी होंगी ऐसी कार्स चलती हैं, सुबह सुबह 7 बजे जब आप रोड पे जाओगे तो वहां देखोगे ड्राइविंग स्कूल के नाम से आपकी कार्स वगैरह आपको सड़क पे चलती हुई जिनका भी माइक अनम्यूट है, सोनू जी माइक आपका अनम्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए माइक को। हाँ जी। तो आपने देखा होगा वो ट्रेनिंग देते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं। सोनू जी आपसे रिक्वेस्ट है माइक को म्यूट कर लीजिए। जो वो ट्रेनिंग देते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो वो भी एक टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक्सेप्शन में कवर्ड है। तो वहां पे भी आपको उस कार का आईटीसी मिलेगा। इस क्लोज से आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं। सब्जेक्ट टू आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, उसमें जो भी आप मोटर व्हीकल ले रहे होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला ही होना चाहिए। उसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेके आइएगा अभी वगैरह समथिंग, ठीक है। सोनू जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। क्लोज है पारस जी, मेरा एक सवाल है। सर, आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने एक बात कर लो एक बार। लो। हाँ जी। हेलो। हाँ, तो इन केस ऑफ टू व्हीलर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल। आपके स्कूटर्स हैं, आपकी बाइक्स हैं, वो भी आपका मोटर व्हीकल में कवर्ड है, तो उस पे भी आपको आईटी नहीं मिलेगा। अब आपका आता है कि आपने एक साइकिल परचेज करी, तो साइकिल मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर्ड है या नहीं है? तो वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, आपको साइकिल पे आईटीसी मिलेगा। हाँ, इसकी पीपीटी शेयर कर देंगे, लेकिन इस पीपीटी में सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट है और कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूं आप उस चीज को समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि हर चीज बेयर एक्ट से डायरेक्टली क्लियर नहीं होती है। जैसे कि टू व्हीलर्स का एक पॉइंट आया, जैसे साइकिल्स का एक पॉइंट आया, तो क्या वहां पे आईटीसी अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज का डिस्कशन हो रहा है। तो ठीक है ना, तो वो चीज एक क्वेश्चन आता है। क्लोज नंबर ए सबको क्लियर है? तो अब हम सेकंड क्लोज पे जाते हैं। सेकंड क्लोज होता है वो क्लोज नंबर AA है। क्लोज नंबर
क्लोज नंबर, जिसका भी माइक, सोनू जी आपसे मैं बार बार कह रहा हूं आप माइक को म्यूट कर लीजिए। सोनू जी आप तक मेरी बात पहुंच रही है? क्या हो गया? सोनू जी मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा इस मीटिंग से, क्योंकि अगर बार बार डिस्टरबेंस होगी तो फिर सेशन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। ठीक है, सोनू जी को अभी रिमूव कर दिया गया सेशन से। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया है, इफ वन परचेज्ड अ मारुति वैन एंड रिमूव बैक द सीट एंड देन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आपने मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का क्वेश्चन पूछिए, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे ले गए। अभी डिस्कस करते हैं, उस पे भी आ रहे हैं। तो क्लॉज नंबर डबल ए, क्लॉज नंबर डबल ए, एक क्वेश्चन आया है, सर डिस्टरबेंस बहुत है, टू व्हीलर वाला पॉइंट समझ नहीं आया। टू व्हीलर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इसलिए आपको टू व्हीलर पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, वो भी आईटीसी आपका ब्लॉक्ड है। एक्सेप्शनल केसेस आपको दिए गए हैं, 3 केसेस एक्सेप्शनल में थे, क्योंकि 13% या मोर देन 13% वाली तो टू व्हीलर की कैपेसिटी हो नहीं सकती, तो उसमें तो वो जाएगा नहीं। उसके नीचे जो 3 दिए हुए हैं, आप स्कूटर चलाना सिखा रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, स्कूटर बाइक चलाना सिखा रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, आप फर्दर उसको सप्लाई कर रहे हैं, होंडा का आपका शोरूम है, आप उसको फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, आपको आईटीसी मिलेगा। बाकी केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड हमारा जो आता है वो क्लोज नंबर डबल ए आता है। क्लोज नंबर डबल ए कहता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। बात को ध्यान से समझिए, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्लोज नंबर ए था हमारा मोटर व्हीकल के लिए, वहां पे वेसल्स और एयरक्राफ्ट नहीं था। क्लोज नंबर डबल ए जो है वो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए है, और यहाँ पे मोटर व्हीकल नहीं है। तो अब आपका जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना, वो यहाँ पे कवर्ड ही नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं वेसल्स और एयरक्राफ्ट की, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग 1 एंड 2, 2 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 केसेस में अगर आपका मोटर वेसल्स या एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आपको वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आई? मोटर व्हीकल के केस से अभी हम उठ के अलग आ गए हैं, अब हम वेसल्स और एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्यूबिक कैपेसिटी इन केस ऑफ टू व्हीलर परचेज करा, तो वो भी हम बताएंगे। अभी मैं क्लोज नंबर डबल ए कवर कर दूं बस, उसके बाद में यही वाले पॉइंट लेकर आ रहा हूं कि इस पे क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले केसेस हो गए हैं। फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, यहां पे भी टैक्सेबल सप्लाईज का वर्ड आ रहा है, नेमली फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ सच वेसल एंड एयरक्राफ्ट। मैं एयरक्राफ्ट खरीदता हूं, आगे सप्लाई करता हूं, आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। मैं इंडिगो हूं, मैं एयर इंडिया हूं, मैं स्पाइस जेट हूं, मैं पैसेंजर्स को यहां से लेकर मुंबई लेकर जा रहा हूं, दिल्ली से मुंबई लेकर जा रहा हूं, या कहीं पे भी मैं अपनी फ्लाइट्स चला रहा हूं, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे वहां पे भी आईटीसी मिलेगा। imparting training on navigating such vessels, या imparting training on navigating on flying such aircraft। मैं वेसल चलाना सिखाता हूं या एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाता हूं, उन दोनों केसेस पे भी मुझे आईटीसी मिलेगा। यहां तक कोई डाउट वेसल्स और एयरक्राफ्ट में? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ये, हाँ, ये जो पॉइंट है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये बहुत अच्छा कंफ्यूज करता है।
लोग इसको कहां से लिंक करते हैं? इसको लोग लिंक करते हैं क्लोज नंबर ए से, जबकि ये पॉइंट है क्लोज नंबर डबल ए का। जब क्लोज नंबर डबल ए में हम वेसल्स और एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो यहां पे कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वहां पे भी डीएचएल, डीएचएल क्या है? डीएचएल एक कोरियर कंपनी है, वो आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। क्या डीएचएल ने जो अपने एयरक्राफ्ट परचेज करे हैं उसको आईटीसी मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, यहां पे इस वाले पॉइंट को आप क्लोज नंबर डबल ए से लिंक करें। अब जितने भी पॉइंट आते हैं ना, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जितने भी आपके पॉइंट्स आए हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज रेज हुई हैं, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं, जितने भी आपने जो भी पीछे एग्जाम्स दिए हैं, अगर यहाँ पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जितने भी पीछे एग्जाम दिए हैं और उसमें देखा है अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, तो मुझे अभी तक क्लोज नंबर ए ने नहीं रोका उसका आईटीसी लेने से। क्लोज नंबर डबल ए तो मोटर व्हीकल पे लग ही नहीं रहा। तो आप बताओ मुझे अब कि क्या मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर या डिजाइन्ड फॉर, मैं अगर और अच्छे से वर्ड यूज करूं तो डिजाइन्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं। क्लोज नंबर ए में कवर्ड नहीं है, क्लोज नंबर डबल ए में कवर्ड नहीं है, मुझे अभी तक उसने नहीं रोका है, तो क्या मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिए गए मोटर व्हीकल को आईटीसी उसका क्लेम करूं या नहीं करूं? ध्रुव जान कह रहे हैं क्लेम करेंगे, बाकी कोई भी क्लेम करने को तैयार नहीं है। एक आईफोन ने भी कहा हम क्लेम करेंगे, आईफोन आपका नाम बता दें तो और अच्छा रहेगा। बाकी और बस दो चार लोग कह रहे हैं हम अपने क्लाइंट्स का क्लेम करेंगे। अच्छा शीलपल सर जी, ओके ओके ओके, तो ठीक है। ठीक है, शीलपल सर जी का मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये प्रोफेशनल विजन के बहुत ही अच्छे मेंबर हैं। आज किसी केस की वजह से इन्होंने अपना एक आईफोन से कनेक्ट कर लिया है, तो आज मुझे बोलना पड़ गया कि आईफोन का नाम, सर आप नाम चेंज कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी कोई बात नहीं, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे थैंक यू पारस। नहीं, वो नाम नाम फोन में फीड नहीं है, इस वजह से हुआ है। हाँ जी हाँ जी आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है पारस जी, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। कुछ भी आपको लगे कि इसमें कुछ एड ऑन करना है तो मैं बताना चाहूंगा कि शीलूपल सर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रोफेशनल विजन के बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, और बहुत ही ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है टीम के अंदर, और इनकी जीएसटी में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये हमारे सेशन में मुझे करेक्ट करवाने के लिए आए हैं, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो ये मेरे को करेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो सेशन अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, नहीं पारस जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पारस जी, तो ऐसा नहीं है, आपका सेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग दीपेश। दीपेश आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, खैर कोई बात नहीं। तो हमारा जितनी भी क्वेरीज आती है ना, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, उस पे आईटीसी मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 10 दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट ने क्या करा, उसने एक टेम्पू परचेज करा, छोटा हाथी बोलते हैं ना हम, उसने वो परचेज करा। अब मुझे ये बताइए, वो जो छोटा हाथी उसने परचेज करा उसका काम था बुक्स सप्लाई करने का, बुक सप्लाई करने का, तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्वेश्चन है, बताइए, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, बुक सप्लाई करने के लिए लिया है उसने, बुक्स एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई करने के लिए लिया है उसने। उसने न्यूज़पेपर सप्लाई करने के लिए लिया, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा?
मुश्किल से 3-4 लोगों ने बताया आईटीसी मिलेगा, किसी ने कहा नहीं मिलेगा, बाकी सब लोगों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, ले लेंगे आईटीसी। आपकी आउटवर्ड सप्लाई बन नहीं रही है। आईटीसी लेकर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इकट्ठा करते रहेंगे। क्या है? फॉर पैसेंजर व्हीकल पर्पस यूज ऑफ सच व्हीकल इज सीन और नेचर ऑफ व्हीकल इज ओनली दी डिसीजिव फैक्टर फॉर आईटीसी पर्पस। देखो, ये एक डिबेटेबल इशू है। आप टेम्पू परचेज कर लिया आपने, वो गुड्स के लिए है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है, और आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर वो अगले क्लोजेस में जाके ब्लॉक हो गया। अगर आप उसको पैसेंजर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आप देखिए कि क्या आप उसकी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। देखो, जहां पे आप कुछ भी फेक करेंगे या कुछ भी फ्रॉड करेंगे, तो वो तो वैसे भी गलत है, वो तो वैसे भी गलत है। जहां पे टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों है, तो आप देखिए रूल नंबर 43, रूल नंबर 43, रूल नंबर 42 43 पता है ना? 43 लगेगा यहाँ पे। जहां पर दोनों चीजों के लिए यूज हो रहा है, रूल नंबर 43 से आप इसको कर सकते हैं कि कितना एग्जेम्प्टेड वाला पोर्शन है उसको वहां से आप हटा दें। ठीक है ध्रुव? नेक्स्ट, क्लोज नंबर ए हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हम क्लोज नंबर ए बी की तरफ जाएंगे। अब क्या होता है कि काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि आपने हमें मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी लेने से रोक दिया। क्या हमने मोटर व्हीकल के ऊपर जो इंश्योरेंस करवाया है, उस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करा है, सर्विस करवाई है, क्या मुझे उस पे आईटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि क्लोज नंबर ए तो उस पे सिर्फ मोटर व्हीकल पे आईटीसी लेने को मना कर रहा है, या क्लोज नंबर डबल ए सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट पे आईटीसी लेने को मना कर रहा है, तो उसकी इंश्योरेंस, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज पे आईटीसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे। हो सकता है जीएसटी से पहले जो एक्ट था उसमें भी ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती थी, और इस चीज के मुझे एक बार कंफर्मेशन शील सर देंगे। सर, पीछे का जो एक्ट था उसमें कंफ्यूजन थी इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह को लेते हुए या नहीं थी? हाँ, जो 2017 में एक्ट आया था उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी थी कि हम इंश्योरेंस का या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आईटीसी नहीं ले सकते, लेकिन उसको अमेंडमेंट के थ्रू 17(5) में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और अब आप हाँ, ना तो इंश्योरेंस का ले सकते हैं और ना ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ले सकते हैं। ये आई एक्ट में थिंक ये इनबिल्ट अमेंडमेंट कर 2019 में आई है। हाँ, ये 2019 में अमेंड करके उन्होंने साफ साफ तौर पे उसे मना कर दिया। पहले ये हाँ, कंफ्यूजन रहता था कि हम इसका आईटीसी ले या नहीं ले। जो लोग इसका आईटीसी लेते थे तो ये कहते थे कि जी हमें केवल का वॉइस आईटीसी प्रॉपरली ऑडिबल नहीं लेने है। के लिए मना किया गया है, तो हम मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं ले रहे, मगर हमको अमेंड हाँ, कर दिया। और वहां वैसे तो मैं उन्होंने एक बात 17(5) मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। क्लोज नंबर ए जो है ना, वो हमें यहाँ पे बोलता है, क्लोज नंबर ए यहाँ पे जो हमें ये इसका इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। ये मुझे ना यहाँ से भी क्लियर होता है कि इससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस है या इससे रिलेटेड और कोई भी खर्चा है ना, उस पे जो मैंने एड ऑन करके खर्चा करा है उसमें मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन सबको कंफ्यूजन थी, तो क्लैरिटी देने के लिए अमेंडमेंट ला दी गई लॉ में, जिसमें क्लॉज नंबर ए बी इंसर्ट कर दिया गया। क्लॉज नंबर ए बी क्या कहता है? सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल। बात को ध्यान से समझिएगा, मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज नंबर ए एंड डबल ए। कहने का मतलब है, नीचे प्रोवाइजो भी दिया हुआ है इस चीज के लिए
जो मोटर व्हीकल, ये वेसल्स या एयरक्राफ्ट को रोक लगाई थी आईटीसी लेने से क्लॉज नंबर ए और डबल ए ने, उसी पे ही हमें इंश्योरेंस सर्विसेज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जो मैंने छोटा हाथी परचेज करा था उसके इंश्योरेंस में मुझे आईटीसी मिलेगा। तो क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल वेयर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट referred to in clause number A or double A are used for making the specified services. For that purpose is specified therein. अगर वो जो एक्सेप्शन में कवर है, जो वहां की एक्सेप्शन पे ए और डबल ए की एक्सेप्शन पे कवर्ड है, उस पे वो आईटीसी लेने को कह रहा है। वो कह रहा है इनका अगर ये पर्पसेस है तो आप इससे रिलेटेड जो आपने इंश्योरेंस का खर्चा करा है, जो आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का या सर्विसेज का खर्चा करा हुआ है, उस पे आप आईटीसी ले लीजिए। ठीक है, यहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, मुझे नहीं लगता यहां पे कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, अगला, वेयर रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट 42 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। मैंने मारुति सुजुकी का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ठीक है, और फिर मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज बाहर से ली है, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? मिलेगा। ठीक है ना। या दूसरा पॉइंट, इन दी सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस, आपने देखा होगा ये इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, ये पीछे फिर एक इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ना पीछे को इंश्योरेंस लेती है, आई थिंक मैं वर्ड सही इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पीछे खुद को भी इंश्योर करवा के रखते हैं। इनको ना रिस्क रहता है, कोई हमारे पास ऐसा बड़ा क्लाइंट आ गया जिससे हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी पीछे दूसरी कंपनी के पास अपने आप को इंश्योर करवा के रखती है। तो वो जो पीछे वाले इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? हाँ, उसको आईटीसी मिलेगा। ठीक है ना, तो उसको आईटीसी मिलेगा अगर मोटर व्हीकल का केस वहां पे लग रहा है। तो समझ में आया क्लॉज नंबर ए बी? या यहां पे कोई कंफ्यूजन है? चैट बॉक्स में लिखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट क्लॉज हम डिस्कस करते हैं। स्पीड में जा रहा हो तो बता देना, वैसे मुझे नहीं लगता कि स्पीड में जा रहा है। टाइम के हिसाब से हमें आधा घंटा हो चुका है सेशन स्टार्ट करे हुए, और अभी तक हमने क्लॉज नंबर ए, डबल ए और ए बी डिस्कस करे हैं। अगर यहां तक आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने माइक को म्यूट करके रखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछिए, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा सेशन के दौरान। क्लॉज नंबर बी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आए दिन अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और स्टूडेंट्स एग्जाम पर्पस के लिए फंसते हैं इस वाले पॉइंट में। आपने स्टाफ वेलफेयर का खर्चा करा, अब आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्टाफ वेलफेयर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, कौन से हिस्से पे मिलेगा, कौन से हिस्से पे नहीं मिलेगा। तो हम इस टाइप की कुछ डिस्कशंस क्लॉज नंबर बी में कर रहे हैं। क्लॉज नंबर बी क्या कह रहा है? फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग। अभी तक हम यहां रखते हैं, फूड, बेवरेजेस एंड आउटडोर कैटरिंग। मेरा बिजनेस है, सपोज मेरा बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, मैं प्रैक्टिस करता हूं। टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है, मैंने क्या करा, अपने स्टाफ को कहा भाई वैसे तो देख ऑफिस का टाइम 6 बजे तक होता है, आज 11 बजे तक रुक जा, खाना यहीं खा लियो, डिनर यहीं कर लियो। आर्टिकल बोला हाँ हाँ ठीक है सर, डिनर यहीं कर लेंगे, आपके साथ मंगवा लेना हल्दीराम का। मैंने कहा कोई बात नहीं, हल्दीराम ही सही, मुझे तो तेरे से 4 ITR भरवाऊंगा उतनी देर में, 4000 रुपए कमाऊंगा, और अगर तूने 400 रुपए की एक थाली खा भी ली तो भी 3600 रुपए मेरी जेब में है, ले ले तू हल्दीराम का।
मैंने फूड एंड बेवरेजेस मंगवा दिए हल्दीराम से, उस पे 5% का टैक्स लग के आया, आईटीसी मुझे उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने वो जो सप्लाई आई है हल्दीराम से वो मेरे बिजनेस में आई है, मैं उसको अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं, तो बताओ मुझे, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए उस इनवर्ट सप्लाई को यूज कर रहा हूं, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताए जल्दी से, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप होते तो क्या करते? उसका आईटीसी नहीं लेते ना, नहीं लेते ना, आप यही करते ना, उसका आईटीसी नहीं लेते। बताओ जल्दी से, क्या क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबके आंसर नो आ रहे हैं, उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे भी वो बात नहीं करी है कि बिजनेस पर्पस है या नहीं है, हमें आईटीसी क्लियरली उसका नहीं मिलेगा। अब आउटडोर कैटरिंग, आउटडोर कैटरिंग, मेरा बर्थडे आने वाला है, यहाँ पे काफी लोग जानते हैं इस चीज को, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे बिजनेस में काफी सारे लोग वो हैं कनेक्टेड मेरे से, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे सप्लायर्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कहा आप बाहर पार्टी देकर आइए, मैंने एक पार्टी करवा दी, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवा दी, बताओ मुझे उस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? उस कैटरिंग सर्विस पे, उस पे भी सेम रीजन की वजह से नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं दिल्ली से हूं, मान लो मैंने दिल्ली में ही एक होटल रूम लिया अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के लिए, अपने मेरा क्लाइंट बाहर से आया है, मैंने उसके पर्पस के लिए एक होटल रूम लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, मैं भी दिल्ली में हूं, सर्विस रेसिपिएंट भी दिल्ली में है, बताओ उस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? होटल सर्विसेज, होटल रूम पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है होटल रूम पे आईटीसी लेने से? प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली की है, क्यों नहीं? बिजनेस पर्पस के लिए, मेरा क्लाइंट आया है, मैंने उसके लिए यूज करा है वो। चलो मैं प्रांजलि आपको क्वेश्चन अच्छे से और एक और चीज देता हूं, अगर आपको बिजनेस पर्पस का यहाँ पे हो रहा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं खुद गया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, मैं खुद रह के आया उस होटल में, मैंने वहां पे मीटिंग्स करवाई, मैंने सेमिनार्स करवाई होटल के अंदर, मैंने होटल का एक रूम ले लिया या होटल का एक हॉल ले लिया, उन्होंने मुझे जीएसटी चार्ज करा, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज करा होटल के जो हॉल मैंने लिया हूं सेमिनार कंडक्ट करवाने के लिए। सेमिनार करवाना मेरा बिजनेस है, क्या मुझे उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन रोक रहा है? अब मैंने रूम के साथ कुछ फूड एंड बेवरेजेस का भी खर्चा करा, तो उस फूड एंड बेवरेजेस वाले पार्ट पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बड़ा यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनता है, अगर आप उस फूड वाले पार्ट को अपने इनवॉइस के अंदर इंक्लूड करवा लें, कौन सा वाला इनवॉइस? जो आपका होटल रूम वाला है, रूम रेंट वाले इनवॉइस के अंदर अगर आप फूड एंड बेवरेजेस को इंक्लूड करवा लें और वहां पे सिर्फ लमसम यही लिखें कि हमने तो रूम रेंट पे लिया था, फूड जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, आईटीसी ले लो प्लेस ऑफ सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो फूड एंड बेवरेजेस पे आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं अगर आपका इनवॉइस अलग हो गया तो, उसी के अंदर आप इंक्लूड करवा लो उसको, टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनता है। बताओ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके बिना तो वो होटल वाला मुझे एंट्री नहीं देता, वो कहता आपको खाना तो यहीं खाना पड़ेगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, मेरी तबीयत बहुत खराब थी पर मैंने कहा ये सेशन लेना है ना तो मुझे अपनी हेल्थ पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा,
मैंने अपनी हेल्थ पे कुछ खर्चा करा, सेमिनार करवाना मेरा बिजनेस है, वेबिनार करवाना मेरा बिजनेस है, मैंने अपने ऊपर कुछ खर्चा करा, मैंने अपने एम्प्लॉयज पे कुछ खर्चा करा, उनकी भी तबीयत खराब हो गई मेरे साथ साथ, मैंने कहा वेबिनार करवाना जरूरी है, ये लो भाई ये खर्चा मैंने कर दिया है, अब आज तो वेबिनार कंडक्ट होके रहेगी। बताओ उस हेल्थ सर्विसेज पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा है मैंने तो। बहुत लड़ाइयां थी यहाँ पे पहले, पता ही नहीं चलता था आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा है नहीं करा। नॉर्मली सेक्शन नंबर 16 आपको ये कह रहा है कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे लड़ाइयां क्या थी, यहाँ पे लोग क्या करते थे, लोग करते तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था। वो रेसिपिएंट में अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर देते थे, एड्रेस देते थे, नाम देते थे, आईटीसी क्लेम करते थे। ब्यूटी ट्रीटमेंट में आईटीसी क्लेम करते थे। डिपार्टमेंट आया, गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा ब्लॉक करो इसको। कौन प्रूफ करने वहां पे? कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे? कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं नहीं तुमने तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा होगा? सीधा डिपार्टमेंट ने कहा ब्लॉक करो इसको, जो भी है ब्लॉक करो। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी सब ब्लॉक करवा दिया। और कौन कौन सी चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब ब्लॉक करवा दिया। अब एक पार्ट आता है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज नंबर ए और डबल ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, मेरे को अपने क्लाइंट के पास जाना था, मेरी कार खराब हो गई, मैंने ओला मंगवाई, ओला वाले ने मेरे से जीएसटी चार्ज करा, क्या वो जीएसटी का मैं इनपुट ले सकता हूं? मैंने हायर करा है एक मोटर व्हीकल, क्या उस पे मैं जीएसटी का आईटीसी ले सकता हूं? किस किस को लगता है ले सकते हैं, या किस किस ने कभी लिया है? किसी ने नहीं लिया, तो हम उस पे आईटीसी ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मेरा खुद का ही ओला का बिजनेस है, मेरा खुद का ही टूरिज्म का बिजनेस है, मेरे पास ऑर्डर आया, मेरे पास एक बुकिंग आई कि भाई 10 गाड़ियां चाहिए, मैंने देखा मेरे पास तो 8 ही अवेलेबल है, फिर मैंने अपने एक दोस्त का फोन करा, उसका भी टूरिज्म का बिजनेस है, मैंने उसको कहा भाई 2 मोटर व्हीकल भेज दे, मेरे पास 10 की बुकिंग है, 8 अवेलेबल है, 2 शॉर्ट पड़ रही है, 2 भेज दे। उसने मुझे 2 भेज दी। उसने जो बिल बनाया वो मेरे बिजनेस के नेम से बना दिया, और उसने उस पर जीएसटी चार्ज कर दिया। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी ने एडवांस में बोल दिया आईटीसी तो आप ले लो, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं उस मोटर व्हीकल को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, क्लॉज नंबर ए। तो मुझे उसकी इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा। ठीक है ना? तो अब आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे तो आईटीसी मिलना नहीं था, आपने क्यों दिलवा दिया? या कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दी आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज यूज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन for making an outward supply of the same category of goods or services. Same category. Same category. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम कैटेगरी। अगर मेरा बिजनेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है और मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज ले रहा हूं तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का है और तब मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट की इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूं सेम कैटेगरी, तो मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का है, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी की सप्लाई देता हूं और उस पे मैं अगर इनवर्ट सप्लाई लेता हूं किसी और से, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेम कैटेगरी पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगला पॉइंट इसमें क्या आता है, और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, अगर आप जो सप्लाई दे रहे हैं उसका वो कंपोजिट सप्लाई पार्ट है, पढ़ा है सबने कंपोजिट सप्लाई भाई। अगर टेलीविजन बिकेगा तो उसके साथ रिमोट तो बिकेगा ही, मोबाइल बिकेगा तो उसके साथ उसका चार्जर तो बिकेगा ही, तो वो कंपोजिट सप्लाई होता है। तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है तो फिर वो आएगा ही आएगा। या फिर मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई के केस में आपको मालूम है कि टैक्स रेट सबसे हायर वाले का लगा देते हैं और खत्म। हायर वाले का टैक्स रेट लगा दिया, ले ले आईटीसी। डिपार्टमेंट कहता है, गवर्नमेंट कहती है ले लो आईटीसी, तुमने लगाया भी तो सबसे हायर वाले का है ना, हमें तो अपना काम हो गया, हमें तो अपना टैक्स मिल जाना है। ठीक है ना, आपको समझ में आई ये वाली बात कि क्लॉज नंबर बी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। हमें 20 मिनट हो गए इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हुए, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इस पर डिस्कशन नहीं करते ना तो यहाँ पे काफी लोग जो है वो फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी ले लेते हैं। काफी लोग जो है वो इंश्योरेंस का आईटीसी ले लेते हैं। मैंने अपने स्टाफ का लाइफ इंश्योरेंस करवाया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कीम है कि जो मेरा एम्प्लॉय 3 साल तक रिटेन रहेगा उसका मैं लाइफ इंश्योरेंस करवाऊंगा। मेरे पास 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 3 साल तक रिटेन रह गए, मैंने उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया। तो मुझे उनका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर मैं क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, किसी के लिए भी लेता हूं, आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव, होम ट्रेवल। पारस जी, हाँ जी, ये अभी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का जो पॉइंट आपने क्लियर किया है, इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूंगा। हाँ जी सर। इसमें एडिशन ये है कि अगर मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज की कराऊंगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिखा हुआ। इन बिल्कुल केस बिल्कुल सही बात। मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि मुझे डिलीवरी बॉयज की जरूरत है, तो मैं उन डिलीवरी बॉयज की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा के रखता हूँ, सो दैट के डिलीवरी के दौरान उनके साथ कुछ हो गया तो एटलीस्ट इंश्योरेंस तो होनी चाहिए। तो उस केस बिल्कुल में सही बात है आपकी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो है वो मिल जाएगा। हाँ, उस पे आईटीसी हमें मिल जाएगा। मिल अगला एक पॉइंट है, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन provided that the input tax credit in respect of such goods or services shall be available where it is obligatory for an employer to provide same under any law for the timing in force। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को 3 साल में एक बार छुट्टियों पे भेजते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, घूमा, तूने 3 साल इतना तड़पा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बार तू भी घूम के आ, तो जो उस पे खर्चा हुआ है क्या मुझे उस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने तो कहा बिजनेस पर्पज है, 3 साल में मैंने तो कहा घुमा। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स छूट देता है इस चीज की, कहता है पीएल अकाउंट में आप क्लेम कर लो। तो यहां पर एक ने लिखा है कि अगर ये किसी लॉ में रिक्वायरमेंट है कि आपको एम्प्लॉय को ये बेनिफिट देना है तो ही आपको इसका आईटीसी मिलेगा। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन आई थी, सर्कुलर आया था एक जुलाई में। उस सर्कुलर ने बताया था कि ये जो एम्प्लॉयज को लॉ के द्वारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वाली जो चीज है, ये बी क्लॉज के तीनों पॉइंट पे लगेगी, क्योंकि ये लिखा है
थर्ड पॉइंट के साथ, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ थर्ड पॉइंट पे लगेगी, लेकिन ये तीनों पॉइंट पे लगेगी। ये क्लैरिफिकेशन आया था उस सर्कुलर से। तो अगर आप अपडेटेड नहीं है, आपको पता नहीं है इस बारे में कि ऐसा भी कुछ अपडेशन आया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है कि ऐसा एक अपडेट अभी आया था। ठीक है, अब हम आगे चले, आगे चले या कुछ पेंडिंग है? आगे चल सकते हैं, मुझे परमिशन दीजिए, मैं आगे चल सकता हूं। बताइए, मैं आगे चलूं या यहां तक कुछ है? क्लोज नंबर बी तक हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है ना? कंपनी जा मैंडेटरी नहीं, बाय लॉ मैंडेटरी होता है यार। ये लॉ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लगाता है कि आपको ये चीज देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितना, कब आपके इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो जाए, इतना टर्म कंप्लीट हो जाए। आप अगर मान लो एक कंडीशन, एक कोई लोग ये कहता है कि अगर आप 7 बजे के बाद किसी फीमेल स्टाफ को अपनी फैक्ट्री में काम करवाते हैं, तो आपको उनको एक सर्विस देनी पड़ेगी कि आप उनको घर तक छोड़कर आए। अब मुझे ये जो है, मैंने फिर ओला करवाई, ओला करवाई उनको घर तक छोड़ने के लिए। अब मुझे लॉ की रिक्वायरमेंट थी, लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे, अगर मैं 7 बजे के बाद फीमेल स्टाफ से वर्क करवाऊंगा, तो फिर मुझे उनको घर छुड़वाना पड़ेगा। मैंने ओला करवा दी, ओला करवाई हुई मतलब मैंने हायरिंग करा मोटर व्हीकल का। क्लॉज नंबर बी के फर्स्ट पॉइंट ने मेरे को हायरिंग के लिए रोक रखा था, लेकिन इस प्रोवाइजो ने मुझे कहा कि भाई ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, आपको इसका आईटीसी मिलेगा। क्लियर यहां की बात? कोई कंफ्यूजन यहां पे? ठीक है ध्रुव, क्लियर हो गया ना आपको? अब क्लोज नंबर सी और डी मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, मैं बाकी सारे क्लोजेस डिस्कस करने के बाद सी और डी पे आऊंगा। ठीक है, तो क्लोज नंबर ई पे पहले आते हैं। क्लोज नंबर ई होता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन नंबर 10। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। लोग क्या करते हैं, इनवर्ट सप्लाई लेते हैं, इनवर्ट सप्लाई लेते हैं, और इनवर्ट सप्लाई पे उसके जो उसने डॉक्यूमेंट इशू करा है, बिल ऑफ सप्लाई, मेरे सप्लायर ने जो डॉक्यूमेंट इशू करा है, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, कॉम्पोजिशन पर्सन है, उसने जो मेरे को इशू करा है वो है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई पे जो वो आधा आधा परसेंट का जो टैक्स लगता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा परसेंट वाला, वो लगा हुआ है। लोग उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। अब फिर कहते हैं हमारे तो 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। भाई साहब, सेक्शन नंबर 10 में जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो अपनी GSTR 1 भर रहा है क्या? वो आपके 2B में कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप 3B में कैसे क्लेम कर सकेंगे उसको? आप 3B में नहीं क्लेम कर सकते उसे। प्रैक्टिकली इस चीज को रोकते हैं, बाय लॉ भी इस चीज को रोका गया है कि जो आपकी इनवर्ट सप्लाई किसी कॉम्पोजिशन पर्सन से आ रही है, तो उस पर आपको आईटीसी लेना ही नहीं है। इम्पॉसिबल है आईटीसी लेना। सत्यम जी ने कहा है इम्पॉसिबल है आईटीसी लेना, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है ना? तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगली चीज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अभी यहां तक पढ़ते हैं। एनआरटीपी, इंडिया के बाहर से कोई पर्सन आया, इंडिया में एग्जीबिशन लगाई। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेड फेयर लगा था दिल्ली के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था, तो उसमें बाहर से काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोग आए इंडिया के बाहर से, और उन्होंने एग्जीबिशन में पार्ट लिया और ट्रेड फेयर में पार्ट लिया। वो अपना सामान वहां से लेकर आए, उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मुझे काफी सारी सर्विसेज चाहिए। उन्होंने काफी सारी सर्विसेज ली, काफी सारी ब्लॉक्ड थी, जैसे कि उन्होंने उबर करी, ओला करी, ब्लॉक्ड। उन्होंने फूड्स बेवरेजेस की ली, ब्लॉक्ड।
उन्होंने काफी सारी ऐसी भी सर्विसेज ली, जैसे मान लो मेरी सर्विस ली चार्टर्ड अकाउंटेंट की एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, मेरी सर्विस ली, मैंने उनको रजिस्ट्रेशन दिलवाया, मैंने उनको एक इनवॉइस इशू करा 50,000 प्लस 18% जीएसटी, 9,000 रुपए टैक्स। क्या वो 9,000 रुपए का एनआरटीपी 9,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर पाएगा? बताइए। ब्लॉक्ड है, नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन डाली, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। वो गुड्स लेकर आ रहा है इंडिया में एग्जीबिशन लगाने के लिए, अपने साथ मान लो वो 20 लाख रुपए के गुड्स लेकर आता है, और यहाँ पे उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, कस्टम ड्यूटी लग जाती है, उसमें एक जीएसटी का भी पार्ट होता है। जीएसटी के पार्ट पे उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको उस पार्ट पे आईटीसी मिलेगा। अगर मैं डिपार्टमेंट हूं, मैंने उसको कहा भाई तेरे को उस पार्ट में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, वो उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर लेगा। कॉस्ट में इंक्लूड कर लेगा तो वो सामान इंडिया के लिए, इंडियन बायर्स के लिए वो सामान महंगा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इंडियन बायर्स के लिए वो सामान महंगा हो, इंडियन बायर्स को वो सस्ते पे सामान मिले। इसलिए मैं कहता हूं तू आईटीसी ले ले, जो तू गुड्स लेकर आया है, जो तूने गुड्स इंपोर्ट करे हैं उस पर तू आईटीसी क्लेम कर ले। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अगला पॉइंट, गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तब से हम जानते हैं इस बात को कि भाई अगर हमने कोई भी इनवर्ट सप्लाई ली और वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली है, तो हम उसको उसका आईटीसी ले ही नहीं सकते। काफी सारे यहाँ पे लोग मूंछों में मुस्कुरा रहे हैं, अरे हमने तो एक आईफोन लिया, अरे हमने तो एक टेलीविजन लिया, बिजनेस के नेम में लिखवा दिया और उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। किसको पता चल रहा है? बताओ किस किस ने ऐसा करा है? कोई नहीं बताएगा मैंने ऐसा करा है। करना ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। अगर आपने किया है तो आप उस आईटीसी को रिवर्स कर दें, जो भी आप नेक्स्ट 3B भर रहे हो उसमें उसको रिवर्स कर दें, क्योंकि अब वो आपको आईटीसी एलिजिबल ही नहीं है, वो ब्लॉक्ड आईटीसी है अगर आप उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां से? लोगों के क्वेश्चन यहां से बनते हैं ना, तो वो बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बनते हैं। किसको पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अब तो कर लिया। ये वाले क्वेश्चन छोड़कर अगर आपका कोई और क्वेश्चन बनता है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, फ्री सैंपल, एंड को छोड़ो अभी आप यहां तक देखो। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये कहा, मैंने पर्सनल पर्पस के लिए 5 आईफोन ले लिए, 5 आईफोन ले लिए। मेरे यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट की फिजिकल इंस्पेक्शन हुई, वो 5 आईफोन मेरे फैमिली मेंबर्स, दूर दूर के रिलेटिव्स को मैंने इनपुट क्लेम कर लिया, शेयर कर लिया उनके साथ जीएसटी। आप सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जीएसटी शेयर कर लिया 50-50, 40-60, 60-40 शेयर कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आए, फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आईफोन थे आपके पास 5, आपने 5 आईफोन का आईटीसी लिया है, एक बार आप आईफोन दिखाएंगे क्या? अब आप क्या बोलोगे? भाई बस जिस एम्प्लॉय के पास मेरा आईफोन है ना, वो डिलीवरी करने गया हुआ है किसी प्रोडक्ट की, वो एम्प्लॉय जैसे ही लौटता है ना वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ आईफोन। ऐसे करके आपके 5 में से 2 लोग तो आ गए, 3 रिलेटिव ने कहा मेरा क्या जा रहा है, छोड़ो ना। रिलेटिव की तो वैसे भी नहीं बनती, उन्होंने कहा छोड़ो ना, लगने दो ना, मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। उसमें से एक आपके जानने वाले रिलेटिव सीए थे, जिनका काम उनके पास, जो आपका काम उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा लगने दो, इसका तो अच्छी बात है, मुझे काम नहीं दिया इसने, इसका तो लगने ही दो। वो भी पीछे हट गए।
अब क्या होगा, आप तरह तरह के पॉइंट्स बोलेंगे डिपार्टमेंट के सामने, इंस्पेक्टर्स के सामने, कि भाई था, आईफोन था, चोरी हो गया, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। आईफोन था, डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे दिखाऊं? आईफोन था, एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कैसे दिखाऊं? तो डिपार्टमेंट ने कहा, ऐसे तो तू बहुत कुछ गायब कर लेगा, खत्म ही कर दो इसका आईटीसी, दिखेगा ही नहीं। जिस बात पे तूने ये बोला था, अब नहीं है, ब्लॉक्ड, रिवर्स कर दो। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया इसका लॉजिक, कि ये पॉइंट यहां पे क्यों डाला गया है। आपने अपनी बुक्स में उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, था, अब नहीं है। ठीक है? आपकी आपने वो आईफोन खरीदा और आईफोन की फर्दर सप्लाई कर दी 3 साल के अंदर, 3 साल में आपने उसकी फर्दर सप्लाई कर दी। रिक्वायरमेंट है 60 मंथ्स की, 60 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको 3 साल में कर दिया, 36 मंथ्स में। तो आपको बचा हुआ जो 2 साल का आईटीसी है ना, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है? अब एक अगला पॉइंट इसमें आता है, और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। मेरे लोग बड़े होशियार हैं, मेरे लोग बड़े होशियार हैं, मेरे क्लाइंट्स बड़े होशियार हैं। वो क्या करते हैं, वो गिफ्ट दे देते हैं आईफोन। वो कहते हैं ना लॉस्ट हुआ, ना स्टोलन हुआ, ना डिस्ट्रॉय हुआ, ना मैंने रिटर्न ऑफ करा, मैंने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने के लिए उसको गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट कर दिया तो मैं उस पर तो आईटीसी ले सकता हूं? नहीं भाई नहीं, उस पर भी नहीं ले सकते। फिर लोग कहते हैं मैंने तो प्रमोशन के लिए, मैं बहुत अमीर इंसान हूं, मैंने क्या करा, मैंने बिजनेस प्रमोशन के लिए फ्री सैंपल बांटे। मेरी आईफोन की शॉप है, मैंने कहा अरे एक नया आईफोन लॉन्च हुआ है, चलो मैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को, रेगुलर डीलर्स को आईफोन गिफ्ट करता हूं, एक फ्री सैंपल देता हूं, वो लोग खुद यूज करेंगे तो वो अपने आगे फर्दर कस्टमर्स को बता पाएंगे कि भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त फोन है, आप इसको यूज करें। तो ये जो मैंने फ्री सैंपल में बांटा हुआ आईफोन है ना, इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? अगला पॉइंट है, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129, 130। काफी लोग अवेयर हैं इन सेक्शन से, काफी लोग अवेयर नहीं है। ये सेक्शन कुल मिलाकर ये बात कहते हैं कि भाई आप तो आराम से बैठे हुए थे, नोटिस आएगा तो देख लेंगे, डिमांड आएगी तो देख लेंगे, अभी तो नहीं दे रहा मैं जीएसटी इस पे। 74 फ्रॉड का केस, मैं तो नहीं पे कर रहा जीएसटी इस पे, जीएसटी पे ही नहीं करा। हो सकता है आपके सप्लायर नहीं, जीएसटी पे ही नहीं करा। अब फ्रॉड का केस लग गया। 73 जो सेक्शन होता है ना, उसमें फ्रॉड का केस नहीं होता, 74 वाला होता है फ्रॉड वाला। आप केस लग गया, आपने 74 में टैक्स पे मजबूरन करना पड़ा। 129 ई वे बिल वाला, आपको मजबूरन टैक्स पे करना पड़ा। तो अब वो जो मजबूरन वाली बात थी ना, आपका मन नहीं था, आपने जबरदस्ती पे करा, तो आपको उस जीएसटी का ना आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो वैसे ही नहीं पे कर रहे थे, आपको तो पकड़ के पे करवाया गया है, आपकी जेब से पैसे निकाले गए हैं। तो इस चीज को आप समझे कि जहां आप टैक्स नहीं पे कर रहे थे, आपको पकड़ के आपसे पैसे निकलवाए गए हैं, उसके बाद हम आपको उसका आईटीसी दे दें, ऐसा कैसे चलेगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं जी नहीं, ऐसे तो हर कोई कहेगा, अभी नहीं मैं दे रहा, जब होगा देखा जाएगा, आईटीसी तो मिल ही जाएगा। अगर ये चीज कर दी होती तो फिर तो कोई भी लॉ के हिसाब से चलता ही नहीं, फिर तो कोई जीएसटी पे करता ही नहीं।
फिर तो कहता जाने दो, मैं नहीं बना रहा ई वे बिल। तो ये चीज है, इस वजह से क्लॉज नंबर आई को इंसर्ट करा गया। कोई कंफ्यूजन? सर 2 क्लॉज हमारे रह गए थे सी और डी, उनको डिस्कस करवा दो अब। क्लॉज नंबर सी और डी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये दोनों पॉइंट ना कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इनको डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट जो स्पीकर है वो आपको कुछ हाई कोर्ट्स की जजमेंट बताएंगे कि इन क्लोजेस को ध्यान में रखते हुए जो केसेस हाई कोर्ट में गए, आप उनको केसेस को देखकर बताइएगा कि क्या वो कोर्ट में केसेस जाने चाहिए थे। वो तो आईटीसी अगर पहले से ही ब्लॉक्ड है तो क्या वो कोर्ट में जाने चाहिए थे? हो सकता है मेरा जो क्लॉज नंबर ए बी इंसर्ट हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो क्लॉज नंबर ए बी किसी जजमेंट की वजह से इंसर्ट हुआ हो। जब लोगों ने बहुत ज्यादा केसेस करने शुरू कर दिए, लोग हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने लग गए, तो उन्होंने कहा एक्ट में ही दे दो 2019 से कि क्लॉज नंबर ए बी भी अब ब्लॉक्ड हो गया है। ठीक है, तो अब हम सी और डी डिस्कस करेंगे। क्लॉज नंबर सी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery। यहीं तक देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अगर आपने इनवर्ट सप्लाई ली है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 119 वो होती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। क्लोज नंबर 2 119 के हिसाब से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर आपने इनवर्ट सप्लाई में ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड करवाया गया। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन, प्लांट एंड मशीनरी इज व्हाट, उसके अंदर कुछ 8-10 चीजें हैं, उसकी भी कुछ एक्सेप्शन जोड़ी गई है, जिसमें एक टेलीकम्युनिकेशन टावर है एक्सेप्शन में, एक पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस आउटसाइड दी फैक्ट्री करके है, और एक लैंड एंड बिल्डिंग है। इन तीनों को प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर वहां से एक्सक्लूड करेंगे तभी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होगा ना। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से इन तीनों को एक्सक्लूड करके बताया गया कि भाई ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई ली है उस पे मुझे आईटीसी ब्लॉक्ड होगा। अब मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ली है, वो कंस्ट्रक्शन का मतलब भी बहुत ज्यादा वाइड है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। मैंने अगर अपने यहां एक बहुत बड़ा वाला जनरेटर इंस्टॉल करवाया, साइलेंट जनरेटर फैक्ट्री में, बताओ उसके लिए मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा जनरेटर मैंने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाया कि भाई काम तो रुकना ही नहीं चाहिए, मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब लोग सेक्शन नंबर 17(5) में एक्सपर्ट हो चुके हैं, सबको पता है कि क्या आंसर है इसका, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी में है, इसलिए उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। आगे, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। मान लो मैं खुद एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैंने इनवर्ट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। क्लॉज नंबर डी, goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property। मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें मैं
एक नया कैबिन बनवा रहा हूं अपने लिए कि भाई सारा काम तो मेरा स्टाफ करेगा, एम्प्लॉयज करेंगे, मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो आराम से बैठ के यहाँ पे मूवीज देखूंगा, या मैं तो यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट से मीटिंग करूंगा। एक मैंने बहुत आलीशान रूम बनवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया, बताओ मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? करेक्ट, तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गुड सर्विसेज और बोथ या कोई भी ऐसी चीज ले रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए आ रही है, इमोल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको इमोल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। अब मान लो मैंने एक एयर कंडीशनर ले लिया, तो वो एयर कंडीशनर में तो आईटीसी मिलेगा ना, ठीक है। ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर बोथ आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो उसने क्लियरली यहां पे बताया गया है कि आपकी वो जो इनवर्ट सप्लाई है वो आप उसको ले रहे हैं क्यों? आपका जो काम है वो आपका बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तब भी आपको आईटीसी यहां पे ब्लॉक करवाया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन को यहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है, यहां पे टैक्स बैनिंग है, बात को ध्यान से सुनिएगा, टैक्स प्लानिंग है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज नंबर सी एंड डी द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, मतलब जो आप कंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं वो तो है ही, लेकिन क्या उसमें इन एडिशन टू दैट है, इंक्लूसिव लिस्ट एक जोड़ी गई है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन और रिपेयर। मैंने जो मेरे पीछे आपको वॉल दिख रही है इस पे मैंने पेंट करवाया, मैंने कहा आज वेबिनार है, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, सेशन में लगना चाहिए कि भाई बैकग्राउंड तो इतना शानदार है, सेशन तो लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे सेशन में बात कुछ भी हो रही हो, बैकग्राउंड देखने के लिए हमें तो सेशन लेना ही पड़ेगा। मैंने एक बहुत बढ़िया व्हाइट वॉश करवाई यहाँ पे, तो मुझे उस व्हाइट वॉश का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई नहीं बता रहा, सब कह रहे हैं आईटीसी ले लो। भैया बताओ आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिनोवेशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर्स, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस दो तीन लोग बताते हैं आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं बताते, बाकी सब लोग कहते हैं ले लो, नोटिस आएगा देख लेंगे। बस दो तीन लोग रिप्लाई कर रहे हैं नहीं मिलेगा, बाकी सब लोग कह रहे हैं हाँ ले लो ले लो ले लो, आईटीसी ले लो, हमारे हक का है, क्यों छोड़े, सप्लायर को तो हमने टैक्स पे करा ही है, आईटीसी ले लो। तो देखो एक ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एक किसी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिख के भेजा है, यस इफ डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, अमित त्यागी जी बोल रहे हैं यस इफ डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है क्योंकि इन्होंने पीपीटी की आगे की लाइंस पढ़ ली, आगे की लाइंस कह रही है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में वो क्या इंक्लूड कर रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, अगर आपने वो खर्चा कैपिटलाइज किया है तो उसका आईटीसी ब्लॉक होगा, अगर मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, छोटा मोटा खर्चा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, कैपिटलाइज नहीं करा, तो उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। ये यहां टैक्स प्लानिंग की बात आती है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं
ऐसा नहीं है, उसको तो पूरा ही ब्लॉक कर दो। तो ये फिर सबके अपने अपने ओपिनियन बनते हैं, जो एक डिबेटेबल इशू बन सकता है, लेकिन जो एक्ट की लैंग्वेज है वो यही कहती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो मैं तो क्या करूंगा मेरे क्लाइंट्स के लिए, और मैं क्या एडवाइस करूंगा, आईटीसी ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डाला है तो आईटीसी ले लो। उसके बाद हम उसका रिप्लाई करेंगे, एक्ट में लिखा है, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर आप कैपिटलाइज करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर मैंने तो पीएल अकाउंट में डाला है, मेरी तो बैलेंस शीट ऑडिटेड है। अगर ऑडिटेड है तो मेरी तो बैलेंस शीट ऑडिटेड है। तो वहां पे आप उसको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे क्लोजेस डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी यहाँ पे क्वेरी है? कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई क्वेरी? अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया था? कोई भी ऐसे यहाँ पे कोई भी हो जिनको लग रहा है मेरे को क्वेरी थी, अब मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी है, अब मुझे दूर दूर तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पे। अब मेरे क्लाइंट्स में से पूछेंगे तो मैं इजीली बता दूंगा। कोई भी ऐसा? सिर्फ ध्रुव की क्वेरी थी जो सॉल्व हुई है, बाकी सबकी क्वेरी इसका मतलब पेंडिंग है। ये मेरा ना इनडायरेक्ट पैटर्न था आपसे ये पूछने के लिए कि आपकी क्वेरी सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ध्रुव ने कहा मेरी तो सॉल्व हो गई, बाकी सबने कहा कि भाई क्वेरी है। अब लिख के कौन पूछेगा, समझ आ नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम आगे का सेशन, अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं स्तुति रंजन जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी हाई कोर्ट्स की, बॉम्बे हाई कोर्ट्स की, कुछ ओडिशा हाई कोर्ट्स की, कुछ अदर हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर की हैं। जजमेंट्स तो प्रिपेयर वो नहीं, उन्होंने नहीं करी है, प्रिपेयर तो कोर्ट ने करी है। उन्होंने आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है कि वो आपको उस जजमेंट को प्रेजेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा केस था, टैक्स पेयर्स को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, फिर उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, किस बेसिस पे लिया। लेकिन उन सबको सुनने से पहले आपको इन क्लोजेस में अगर कहीं कंफ्यूजन रह गई हो तो आपको पहले क्लियर करनी होगी, क्योंकि वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे सेशन रखिए प्लीज। आर्टिकलशिप में इतना सीखने को नहीं मिलता, प्रैक्टिकली आप आर्टिकलशिप में इतना नहीं सीख पाते, और थ्योरेटिकली आपको इतना सीखने को मिल गया तो इसका मतलब सेशन तो अच्छा गया है। या ये कह लो कि हमारे पास उस लेवल के क्लाइंट्स हैं कि हमने उस लेवल का डिस्कशन यहाँ पे कर लिया, अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए, अलग अलग प्रैक्टिकल इश्यूज को डिस्कस करते हुए यहाँ पे हमने अपनी बात को रख दिया। ठीक है, तो आर्टिकलशिप सब जगह अच्छी होती है ध्रुव, अकाउंट्स वाला काम है बस, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब जो है हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं स्तुति रंजन जी को इनवाइट करूंगा कि सेशन को कंटिन्यू करें और जजमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करें। ये जजमेंट्स हम क्यों देख रहे हैं? जजमेंट देखने का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी कोई केस लगता है तो आप किस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं कि इस बेसिस पे डिपार्टमेंट ने नोटिस जो भेजा है वो गलत है, देखो उसने भी ऐसा डिसीजन लिया था। तो आपको बेस रखने के लिए, एक्ट तो आपका बेस है ही, आप उस बना सकते हैं अपना नोटिस में, आप उसको भी कोट कर सकते हैं। कोट करने के लिए हम कुछ जजमेंट्स को देखने जा रहे हैं, तो मैं वेलकम करूंगा स्तुति रंजन जी को। ओवर टू यू स्तुति। Thank you so much, Paras ji. Firstly, I would like to thank the team of Professional Vision
for inviting me as guest speaker on the topic judicial pronouncements. GST जैसे हम लोग सब जानते हैं वो 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ और उस टाइम वो बहुत ही इवॉल्विंग स्टेज पे था. अब इस टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ न्यूमरस जजमेंट्स और बहुत सारे कोर्ट्स में, बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं ऑलरेडी केसेस, एंड इट गिव्स अ न्यू लाइट एंड यू नो मतलब आप कैसे उस लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो. सो द फर्स्ट केस लॉ दैट आई विल बी शेयरिंग इज, जस्ट अ सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं. स्क्रीन शेयर हूँ. स्क्रीन शेयर हो गई है. हो गई, ठीक है. तो the first judgment that I'll be taking up is TD Projects Limited versus Government of Maharashtra. तो the facts of the case is petitioner एक public limited company है जो कि infrastructure development में engaged थी. उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्रेडिट था हमारे पास 50 करोड़ का, जो कि ब्लॉक कर दिया गया था बाय द डिपार्टमेंट. क्यों करा था? क्योंकि वो एक क्रिमिनल केस उन पे आ गया था. नाउ this in turn affected the functioning of the petitioner. Why? Because उनके working capital में impact हुआ वो. और petitioner ने claim ये किया कि illegal provisional attachment हुई है मेरी property की under section number 83, and further petitioner claims that the attachment can be done only if कोई proceeding हमारी चल रही है in section 62, 63, 64, 67, 73 and 74. So the petitioner was claiming that मेरी illegal provisional attachment हुई है, and the department in return said that this has been attached or this has been disabled under Rule 286A. Now, if we understand it more closely, so ITC can be blocked under section number 17, जो कि पारस जी ने अभी डिस्कस किया वेबिनार में, in section 17(5) which talks about blocked credit. And the other way that you can block it or you can, you know, disable usage of the credit balance is through 86A, rule number 86A. तो rule number 86A क्या बात करता है? वो कहता है कि conditions of use of amount available, बहुत कुछ conditions हम आपको दे रखे हैं कि हम किस basis पे we can, you know, कौन सी conditions है जो कि होने चाहिए for usage of electronic credit balance. So if we have ITC which is on invoices or debit notes of supplier who has been found non-existent, the second point is ITC has been availed on invoices or documents without receipt of goods or services, या फिर ITC has been availed where tax जो है वो pay नहीं किया गया to the government, या फिर registered person has been found non-existent, या फिर जो ITC claim कर रहा है हमारे पास possession नहीं है हमारे पास invoices. तो उन केसेस में हम जो है हमारा क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा. एंड देन इट ऑल्सो सेज दैट कमिश्नर जो है वो अपॉन बीइंग सैटिस्फाइड, हाँ, so the commissioner on being satisfied that the conditions for disallowing debit no longer exists, वो तब it can allow such debit. Now the second, if we talk about the analysis of rule 86A, it says the taxpayer has to be very cautious जब वो select करते हैं अपने supplier को. क्यों? क्योंकि हमारे को दो चीजें देखनी है, दो prerequisites है. Firstly, material available होना चाहिए for blocking the electronic credit ledger, and the second is it should be recorded in writing. So 86A is based on reason to believe. It also says that we do not need any show cause notice or intimation notice. So this gives a major power to the department कि वो 86A invoke करके आपके credit balance को block कर सकते हैं, right? अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस case की observations क्या थी. So the amount which was lying in the credit balance वो हम property मान सकते हैं taxpayer की, right? But not allowing cannot be considered as seizure of property.
सो अटैचमेंट में क्या होता है कि हमारी कस्टडी जो होती है वो डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, बट जब हम ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ही रहती है, एक डिसेबिलिटीज क्रिएट हो जाती है जिसके कारण हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हमारा बैलेंस. So this cannot be considered as illegal provisional attachment. What it will be considered as is we will further discuss. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जब हम 86A पढ़ते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा उस प्रोविजन में कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा. सो व्हाट इट सेज इज इट मे अलाउ डेबिट. हमारा क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में होता है, राइट? सो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस. तो जब हम डेबिट अलाउ कर सकते हैं, बट जो वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो होगा वो अमाउंट डिटरमाइंड और फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंटली और रॉन्गफुली शोन एज क्रेडिट बैलेंस, उतने का अमाउंट ही हमारा डेबिट होगा, राइट? तो ये उसने बोला हमारे आगे वाले ऑब्जर्वेशन में. फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स वुड हैव टू बी फुली कंप्लाइड. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज उसके आपके इट शुड बी इन राइटिंग फर्स्टली. Second, it should be material and reason to believe होना चाहिए, right? It should not be on the basis of whims and fancies of any or an imagination of anybody or any person, right? And 86 एक administrative power है जिसकी civil consequences हुई है. Why? Because वो एक tax payer के electronic credit balance को block कर रहा है and it is in fact affecting the working capital. So it should be used in a way which helps the taxpayer and not causes more problem to him, right? So वो बोल रहे हैं it must answer the test of reasonableness. I hope I'm clear. I don't know if I'm making everything clear or not, but yeah. So order does now in this case, in this order, it says that the order does not give any reasons. It does not write the reasons. Like I said, the three prerequisites were that it has to be material, right? It has to be in writing. So that these two things have not been followed. तो वो एक और ये जो order है ये हम बोलते हैं कि ये illegal हो गया. And lastly वो कह रहा है कि वो specify नहीं कर रहे हमारा amount कितना ECL में block किया गया है, because उतना ही block कर सकते हैं हम जितना कि it is fraudulent. जितना अमाउंट फ्रॉडुलेंट है उतना ही हम ब्लॉक कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम ब्लॉक नहीं कर पाएंगे. तो ये तीनों ही चीजें उस ऑर्डर में लिखी नहीं गई थी, इसके कारण वो जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया गया, उसको बोला गया कि ये ऑर्डर गलत है और ये हमारे फेवर में आया, पिटिशनर के फेवर में आया है ये केस. नाउ द सेकंड केस दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज the second case that I'll be talking about is ARS Steels and Alloy International Private Limited versus State Tax Officer, मद्रास हाई कोर्ट का है. इस केस में क्या हुआ था, जैसे कि हमने पहले वेबिनार में 17(5)H डिस्कस किया है, जो कि बात करता है कि हम ITC जो है क्लेम करेंगे, किस पे क्लेम करेंगे, दैट वी कैन क्लेम ऑन गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ये सब इन सब पे ब्लॉक होता है, सॉरी, क्रेडिट, राइट. तो अब इस केस लॉ में क्या हुआ कि हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक प्रोसेस है हो रहा है और उस प्रोसेस में देयर इज अ लॉस दैट इज बीइंग अकर्ड. नाउ व्हाट दे से इज द ऑर्डर सीक्स टू रिवर्स अ पोर्शन ऑफ ITC क्लेम्ड बाय द पिटिशनर्स. पिटिशनर ने उस ITC को क्लेम कर लिया, मतलब क्योंकि 17(5)H में इट इज ब्लॉक्ड, the petitioner in this case has taken the ITC on the manufacturing process, जबकि वो उसने सही किया, बट पिटिशन ऑर्डर बेसिकली बोल रहा है कि रिवर्स कर दो, तो वो गलत है. तो ये ऑर्डर बेसिकली इसी पे आया कि ऑब्जर्वेशंस ये आई कि जो असेसमेंट ऑर्डर था वो रिजेक्ट कर दिया गया. क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि 17(5)H के में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जो लॉस होता है वो कवर नहीं किया जा रहा. 17(5)H में खाली यही चीजें कवर हो रही हैं, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ, डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स. सो द डिसीजन अगेन केम इन फेवर ऑफ द SEC एंड उसका जो है वो माना गया कि इट हैज बीन सेट असाइड. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्तुति रंजन जी. अगर आप स्क्रीन शेयरिंग का
स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं तो एक बार देख लीजिए। हाँ जी, तो ठीक है। अब आपकी कोई भी क्वेरीज हो। अभी हमने 2 जजमेंट्स को देखा। एक जजमेंट ने क्लॉज नंबर एच के बारे में डिस्कशन करा और एक जजमेंट में 86A के बारे में डिस्कशन करा। 86A जो एक रूल है ना, उसमें एक पावर दी गई है ऑफिसर्स को, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को। वो क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है, जब उनको ऐसा कोई रीजन लगता है, वहां पे स्पेशली एक वर्ड यूज किया हुआ है, रीजन टू बिलीव। अगर उन्हें लगता है और वो रिकॉर्ड इन रिटर्न हमें दे सकते हैं, तो वो आईटीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए आईटीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं 86A में जो इतना बड़ा रूल लगा रहे हो? ये लगभग फेक सप्लाई से रिलेटेड है, फेक इनवॉइसिंग से रिलेटेड है। आपका बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे। आपका बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर आपको आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। या फिर और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं कि आपने सप्लाई ही नहीं करी, इनवॉइस रेज कर दिया, तो आपको 86A के हिसाब से ऑफिसर रोक सकता है। और ऐसे कुछ और केसेस हैं जहां पे आपको ऑफिसर्स रोक सकता है। तो जो हमने जजमेंट 86A की देखी, वो 86A की जजमेंट हमें इस रिस्पेक्ट में बात कर रही थी कि उसने हमारा आईटीसी, डिपार्टमेंट ने हमारा आईटीसी ब्लॉक कर दिया। लेकिन स्तुति जी ने आपको ये बताया कि उस केस में आईटीसी वो हमारा ब्लॉक नहीं कर सकता था, इसलिए उसका फेवर में, उस टैक्स पेयर के फेवर में वो डिसीजन लिया गया। स्तुति जी मैं सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल सही। हाँ, तो ये वाली बात है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बनती है यहां से, या पूरे सेशन में कोई भी आपकी कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर माइक अनम्यूट करने देंगे ना, तो फिर सब लोग अनम्यूट करके किसी की भी बात समझ नहीं आएगी, सब लोग अनम्यूट कर देंगे और किसी की भी बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए माइक को म्यूट रखते हुए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है सेक्शन 17 सबसेक्शन नंबर 5 से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। और कोई क्वेरी नहीं आई तो हम ये समझ लेंगे कि हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कोई क्वेरी बनती ही नहीं है वहां पे। तो प्रूफ करो ना इस बात को कि कुछ तो रह गया होगा, कुछ तो ऐसा होगा जहां पे कुछ क्वेरी बनती है। अभी हमारे पास 20 मिनट हैं, इसलिए आराम से हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के ऊपर। अच्छा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम 3B में इसको कैसे लेते हैं और कैसे रिवर्स करते हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले क्या होता था, जीएसटीआर 2B में हमारा आईटीसी रिफ्लेक्ट कर जाता था, 2B में तो अभी भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर उसके बाद 3B में हम उस आईटीसी को, हम आईटीसी कौन सी टेबल में क्लेम करते हैं 3B की, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कौन सी टेबल में क्लेम करते हैं जीएसटीआर 3B, कौन सी टेबल में हम आईटीसी को क्लेम करते हैं? टेबल नंबर पूछ रहा हूं मैं, जीएसटीआर 3B की कौन सी टेबल में हम आईटीसी को क्लेम करते हैं? पता नहीं? क्या हो गया? टेबल नंबर 4 में करते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया? टेबल नंबर 4 में करते हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम 3B को खोलते हैं, वो सबसे पहले पूछता है आपकी नील रिटर्न जानी है क्या, हम बोलते हैं नहीं नील रिटर्न नहीं जानी है, आगे बढ़ते हैं।
फिर हम उसमें देखते हैं वो सब जो जो पूछता है हम भरते चलते हैं, टेबल नंबर पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें क्या मतलब टेबल नंबर पे ध्यान देने से, कौन पूछ रहा है, कौन से हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आगे बोल रहा है कि आपको टेबल नंबर पता होना चाहिए, इसलिए हमने कभी टेबल नंबर पे ध्यान ही नहीं दिया। टेबल नंबर 4 होता है जिसमें हम आईटीसी को क्लेम करते हैं, और उसमें टेबल नंबर 4 के जो ए पार्ट होता है उसके 5th कॉलम में आईटीसी 2B से उठकर आता है ऑल अदर आईटीसी करके। ऑल अदर आईटीसी में सारा आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपका लगभग, और उस आईटीसी में आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट भी इंक्लूड होता है। अब मैं क्या करूं, ब्लॉक्ड क्रेडिट के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। अब मैं क्या करूं, अवेलेबल है क्रेडिट, एलिजिबल नहीं हूं मैं। अब मैं क्या करूं, तो मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था कि ऐसे क्रेडिट को रिवर्स करा जाता है। पहले क्या होता था, पहले 4A5 में नेट क्रेडिट लेते थे रिवर्स करने के बाद, मतलब उसको हम अपने कैलकुलेटर्स पे रिवर्स करते थे और नेट अमाउंट को 4A5 के अंदर अल्टर करके लिख देते थे, और नीचे डिस्क्लोजर में हम दे देते थे। नीचे मतलब 4D में, 4D होता है डिस्क्लोजर के लिए, डिस्क्लोजर होता था अभी नहीं, 4D में हम डिस्क्लोज कर देते थे कि ये हमारा इनएलिजिबल आईटीसी था, इस वजह से हमने इसको ऊपर कर दिया है माइनस, तो वहां पे उसकी हम अमाउंट दे देते थे। अब क्या होता है, अब हमें कहते हैं 4A5 में पूरा आईटीसी ले लो, पूरा ले लो, और फिर 4B के 1 और 2 से उसको रिवर्स कर दो। 4B के 1 और 2 से उसको रिवर्स कर दो। 1 वाला जो होता है वो रूल नंबर 42, 43 इनएलिजिबल 17(5) के लिए रिवर्सल मांगता है, और 2 वाला जो होता है वो टेम्परेरी रिवर्सल मांगता है, जिसको आप इन फ्यूचर कभी वापस क्लेम कर लें। सेक्शन 16(2) की कंडीशंस हैं, अभी स्तुति जी ने भी बताई कि सेक्शन 16(2) की कुछ कंडीशंस हैं। आईटीसी कब क्लेम करा जा सकता है, जब हमारे पास टैक्स इनवॉइस पोजीशन में हो, टैक्स इनवॉइस पोजीशन में हो, सप्लाई रिसीव हो गई हो। मान लो मेरा अभी दिसंबर में 29 दिसंबर को मैंने कुछ सामान परचेज, कुछ गुड्स परचेज करे, टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया सप्लायर ने, और 29 दिसंबर की डेट से वो टैक्स इनवॉइस था, उसने अपनी GSTR 1 भरी, मेरी 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट, आईटीसी मुझे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वो गुड्स मेरे पास एक्चुअली रिसीव ही नहीं हुए, तो मैं उसको दिसंबर की रिटर्न में क्लेम करूंगा या नहीं करूंगा उस आईटीसी को? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं उस आईटीसी को, उस गुड्स के रिस्पेक्ट में उस आईटीसी को 3B में क्लेम करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि गुड्स ही नहीं रिसीव हुए, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 की कंडीशन ही नहीं फुलफिल हुई, तो मैं उसको कैसे ले सकता हूं? ये बात तो सही है कि मैं उसको कैसे ले सकता हूं, तो अब क्या करा जाए? तो अब उसको लेकर, मतलब आप उसको 4A5 में क्लेम कर लो और 4B के 2 से टेम्परेरी रिवर्स कर दो, टेम्परेरीली उसको रिवर्स कर दो। उसको रिवर्स करके इन फ्यूचर नेक्स्ट रिटर्न में जब आपके पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे, तो जब आप जनवरी की रिटर्न फाइलिंग कर रहे होंगे तो उस आईटीसी को वापस क्लेम कर लो, क्योंकि उसको आपने टेम्परेरी वापस भेजा था, उसको आप वापस क्लेम कर लो। तो इस पैटर्न में ये चलता है। और जो 17(5) वाला क्रेडिट होता है वो तो आपका परमानेंटली ब्लॉक हो गया। ऐसा तो है नहीं कि आज ब्लॉक है कल कंडीशन हट जाएगी और अनब्लॉक हो जाएगा। ये कोई खेल तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल लिया। ब्लॉक है तो डिपार्टमेंट परमानेंटली ब्लॉक करता है, तो ब्लॉक है तो मतलब ब्लॉक है, वो टेम्परेरी वाले में नहीं जाता। 4B1 से ब्लॉक करके ब्लॉक क्रेडिट को हम रिवर्स कर देते। ठीक है, यहां पे किसी की कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है। हम लोग स्तुति, हम लोगों ने इतना अच्छे से पॉइंट को डिस्कस करा है
कि कोई भी यहाँ से कोई क्वेरी नहीं है, या तो हमने इतने प्रैक्टिकल इश्यूज फेस नहीं करे कि हम कोई क्वेरी पूछें, जो हमने फेस करे हैं वो सॉल्व हो गए हैं हमारे। ये तो है। कोई भी कोई क्वेरी? एक क्वेश्चन उठा था कि दिवाली पे जो आप गिफ्ट देते हैं, दिवाली पे जो आप गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉयज को, क्लाइंट्स को, क्या उस पे आईटीसी मिलेगा? आपने जो उस गिफ्ट्स की इनवर्ड सप्लाई ली है, क्या उस पे आईटीसी मिलेगा? बताओ आप। बस मेरे पास 2-3 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी सब लोग क्या मतलब म्यूट करके कुछ और काम करने में लगे हुए हैं। हाँ, आईटीसी मिलेगा क्या? नॉट ऑब्लिगेटरी लो। मेरी चैट कहाँ चली गई? अच्छा, अच्छा, आप वहां से लिंक कर रहे हैं इसको, पर मैं तो इसको क्लोज नंबर एच से लिंक कर रहा हूं। आपने इसको क्लोज नंबर बी से लिंक करा है 17.5 के। मैं क्लोज नंबर एच से लिंक कर रहा हूँ, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ध्रुव बताओ। क्लोज नंबर एच से लिंक करेंगे हम, इसका आईटीसी अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट को क्लोज नंबर एच सीधा ब्लॉक करता है, तो इस वजह से हमें आईटीसी इसका नहीं मिलेगा। क्वेरी मैं खुद से रेज कर रहा हूं और खुद ही मैं उसका आंसर दे रहा हूं, आपको कोई क्वेरी ही नहीं है। ठीक है, तो हमें गिफ्ट पे आईटीसी नहीं मिलेगा। स्तुति, कोई एडिशनल पॉइंट जो आप शेयर करना चाह रहे हो? नहीं, मेरा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, और कोई ऑडियंस में कोई है जो कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो इसके साथ 17.5 में? मोहित जी, आपको कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप बताइए 17.5 से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल इश्यूज लोग फेस करते हैं। एक्चुअली ध्रुव, मैं ज्वाइन कर पाया तो क्या क्या डिस्कस हुआ है मैं देख नहीं पाया इसलिए। लगभग मोहित जी लगभग सारे प्रोविजन डिस्कस हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो लोग फेस करते हैं और प्रैक्टिकली लोग उसका क्लेम कर लेते हैं आईटीसी पर नहीं करना चाहिए, तो उस चीज के लिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ। और दूसरा, ध्रुव ने एक क्वेश्चन पूछा है कि पीएल में तो पूरा डिडक्शन मिलेगा ना? प्रॉफिट एंड देखो, जहां पे आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है ना, वहां पे वो आपके कॉस्ट बन जाता है। मान लो मैंने 1,000 रुपए का एक आइटम खरीदा, गुड खरीदा, और उसको मैंने गिफ्ट दे दिया। उस 1,000 रुपए में मैंने 12% का टैक्स भी दिया था, मतलब मेरे को 1,120 रुपए का पड़ा था। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 1,120 रुपए ही डालूंगा, आईटीसी मुझे मिलना नहीं है, तो वो मेरा कॉस्ट का पार्ट बन गया अब। और अब मैं उसका पूरा का पूरा डिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स के हिसाब से ले लूंगा। ठीक है। हाँ जी मोहित जी, आप क्या कह रहे थे? इसमें एक पर्सनल कंजम्पशन का रहता है कई बार कंफ्यूजन, कई लोग हाँ जो जी, है पर्सनल कंजम्पशन को एज अ यहाँ पे जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट कर लेते हैं कई बार। हाँ जी, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाह रहे हो?
जैसे काफी केसेस में अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है, ऐसा कोई एसेट है जो जस्ट लाइक किसी ने एसी परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है फॉर पर्सनल पर्पसेस, बट वो जो है उसकी इनवॉइसिंग अपने कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में दिखा देते हैं, तो वहाँ पे लिटिगेशन का मैटर जो है बाद में आ सकता है। हाँ, वो तो है ही। मैंने अभी भी बताया कि आप अगर कोई भी ऐसा आईटीसी क्लेम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, और मान लो आपके पास नोटिस आ गया, तो प्रूफ कैसे करेंगे उस चीज का? आप पहले से सोच के चलिए जुगाड़। प्रूफ आपके पास अगर नहीं है कि भाई ये हमारे बिजनेस यूज का था, तो वो पर्सनल यूज का प्रूफ हो गया, तो फिर आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये चीज जो है वो आपके साथ रहेगी। तो आपको इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो आप ध्यान दे लें कि भाई वो हमारा 17(5) के हिसाब से ब्लॉक तो नहीं है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगती है अभी भी कि 17(5) के हिसाब से ब्लॉक्ड है नहीं है, कुछ भी पूछना हो, तो आप सबको कोई भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि 17(5) में ये हमारा आईटीसी ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक्ड है तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं है तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो कोई भी आपकी कोई क्वेरी ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि हमारा क्रेडिट ब्लॉक तो नहीं है, क्या करें हम इसके से रिलेटेड, तो वो आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग भी एक चेंजेस जो है अगस्त 2022 की 3P में आ गए हैं, जो अब आईटीसी रिवर्सल को अलग से दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो भी मैंने अभी शेयर करा कि अगस्त से जनवरी में एक सर्कुलर, 1 जनवरी में एक जनवरी या अगस्त में एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें एक अमेंडमेंट आई है। 3B का फॉर्मेट ही पूरा चेंज कर दिया टेबल नंबर 4 का, और उसमें आईटीसी, पहले ब्लॉक्ड आईटीसी को आप नेट करके दिखाते थे, अब आपको अलग से उसको रिवर्स करके दिखाना पड़ेगा टेबल नंबर 4B1 के अंदर। पहले आप 4A5 के अंदर ही नेट करके दिखाते थे, अभी 4A5 में आप पूरा लेंगे और 4B1 के अंदर आप उसको रिवर्स करेंगे। तो आप उस फॉर्मेट को रेफर कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि ये ऐसा क्यों किया गया है, क्यों इसलिए किया गया है, ताकि आपको इजी रहे, कंफ्यूजन ना हो। पहले आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर में कंफ्यूजन रहती थी इस बारे में